नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी की गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। आदाब नाजरीन, मैं रियाज मलिक लेकर हाजिर हूँ हमारी खुसूसी पेशकश यंग आइकन। नाजरीन, हर हफ्ते हम इस प्रोग्राम में आपको कुछ ऐसे लोगों से रूबरू कराते हैं जो समाज के लिए एक रोशनी पैदा करते हैं, समाज के लोगों को अपनी तरफ राग़िब करते हैं और समाज के लोग उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनका ताल्लुक़ सहारनपुर से है और पिछले 25 सालों से वो दिल्ली में मुकीम हैं। पेशे से तो वो एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन आजकल वो समाजी कामों में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और बात करते हैं फ़ारूक सिद्दीकी साहब से। फ़ारूक साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे शो में। शुक्रिया रियाज साहब कि आपने हमें इस लायक ये समझा कि इस प्रोग्राम की दावत दी। बहुत शुक्रिया। अच्छा फ़ारूक साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक तरफ बिज़नेस, आप एंटरप्रेन्योर हैं, बिज़नेस की तरफ हैं, और दूसरी तरफ समाजी कामों में आप लगे हुए हैं। ये दोनों कामों को कैसे बैलेंस करते हैं और दोनों कामों में क्या तालमेल है? क्यों समाजी कारकुन के तौर पे आपने अपनी एक पहचान बनाई? देखिए, पहचान बन गई, ये मैं इस चीज़ को दूसरे तरीके से कहूँगा कि पहचान बन गई। हाउएवर अगर इसको शुरुआत में जाएं, इसकी ये पीछे से देखें, सामाजिक काम जो है उसकी जो तरबियत या उसके जो एक शुरुआत जो हुई वो बचपन से ही हुई। घर में अपने और लोगों को देख के, अपने फैमिलीज़ में लोगों को देख के उस तरह राग़िब हुए। उसके बाद स्कूल कॉलेज में जो डिफरेंट प्रोग्राम्स रहते थे, चाहे वो एनएसएस का हो या दूसरे सोशल सर्विस पार्ट में, हम लोग उसमें लगे रहे। तो आहिस्ता आहिस्ता कोई ऐसा प्लान का नहीं था, तालीम भी साथ साथ रही और उसके साथ साथ जहाँ जहाँ पे मौके मिलते रहे, तो हम लोग मैंने उन सब जगहों पर एक्सप्लोर किया, लोगों से मिलना जुलना, बाहर जाना, कम्युनिटी सर्विस को ये करना। वो कम्युनिटी वो सर्विस समाज के हर जगहों पे करी। वो जगहें चाहे मंदिर हो, मस्जिद पे भी जाके सेवाएं कर वो करी, गुरुद्वारों में लंगर भी बांटे। तो वो बचपन से एक तरबियत थी और आहिस्ता आहिस्ता जब चलते रहे और एक बीच में एक गैप आया जब प्रोफेशनली आप जब आप ग्रेजुएशन के बाद लाइफ आपको दूसरी तरफ ले जाती है कि आपको अपना मतलब अपना ये बनाना है कि तो हम लोगों ने फिर मैंने एमबीए करा। एमबीए के बीच में 3-4 साल का वक्फा रहा, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, एमबीए में भी जो मेरा इंटरनल का प्रोजेक्ट था, हम लोगों ने उस पर एड्स पे काम किया। अच्छा, तो वो सिलसिला चलता रहा। मैं माजरत चाहूँगा सिद्दीकी साहब, मैं इस बारे में आपसे ज़रूर बात करूँगा, लेकिन मेरे बस एक सवाल अभी जहन में आया आपसे बात करते वक्त ही, कि आप एक बिज़नेस करते हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ होगी, सामाजिक कारकुन के तौर पे हमने आपको अपने इस प्रोग्राम में शामिल किया आज। हर इंसान के अंदर ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर होती हैं जो अपने घर ख़ानदान से उसको विरासत में मिली होती हैं। क्या आपके घर ख़ानदान में भी कोई ऐसे शख्स, वालिद साहब वगैरह कोई रहे हैं, चाचा वगैरह, कि जिनको देख के आपने लोगों की मदद करने का ठान ली? जी, मैंने जैसे आप मतलब आपसे ज़िक्र करा, मेरे घर में ही हमारे वालिदैन, हमारे अम्मी अब्बू दादा सभी लोग इस सिमत में काम ये करते रहे। तो हो सकता है वो तरबियत वहाँ से मिली हो। और आहिस्ता आहिस्ता जब आप इन्वॉल्व ये रहते हैं, एंगेज रहते हैं, तो आपको आप ना चाहते हुए भी आपके पास मतलब आप उसमें उस डायरेक्शन में चलते रहे मतलब रहते हैं। तो शुरुआत में जो सोशल सर्विस का वक्त हम लोग जो मैं दे देता था, आप वीकेंड पे सैटरडे संडे या संडे को, वो अब आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से काम की ज़रूरत बढ़ती रही, जिस तरह से लोगों से मिलते रहे, जिस तरीके से लोग हमारे पास आते रहे ये अपनी दिक्कतों को लेके, तो आपको उनको एड्रेस वो करना ज़रूरी बन जाता है। और वो फ़र्ज़ भी हो, मतलब जो चीज़ अगर मैं आपको इस तरह कहूँ जो नफल के तौर पे ली जाती थी, अब वो ये लगता है कि जब अगर कोई आ रहा है, तो कोई बात करना चाह रहा है, ज़रूरतमंद है, तो उसको हम लोग कैसे उसकी मदद कर सकते हैं। तो अब वो एक फ़र्ज़ का रूप मतलब ले चुकी है। और जो 10-15 ये % अपना टाइम देते थे पहले, वो लगभग अब 50-50 हो गया है। तो हफ्ते के 3 दिन समझ लीजिए सोशल सर्विस पे जाते हैं, 3 दिन जो है वो बिज़नेस में जाते हैं और 1 दिन फैमिली के लिए बचता है। अच्छी बात यह है कि फैमिली में भी, चाहे वो हमारी अहलिया हो, हमारे ये बच्चे हों छोटे, उनके अंदर भी वो जज्बा है और वो भी फील्ड एक्टिविटीज़ में हमेशा साथ साथ में रहते हैं इसके अंदर। अच्छा सिद्दीकी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ज़ाहिर सी बात है, एक बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, अपने लिए एक लाइन चुनता है कि मुझे इस राह पे आगे बढ़ना है। अपने ज़रिया माश के लिए, अपने जॉब के लिए, बिज़नेस के लिए आपने बिज़नेस को चुना। एक लंबे वक्त तक आप काम करते रहे
और उसके बाद तकरीबन 20-25 साल बाद आपने सोचा कि अब मुझे लॉ कर लेना चाहिए, मुझे सोशल वर्क से रिलेटेड कुछ कोर्स कर लेने चाहिए। इस बारे में क्या तालमेल आपने बिठाया, क्या ज़रूरत आनी पड़ी? देखिए मैं रिस्पेक्ट के साथ वो कहूँगा, जब हम लोग ज़मीन पे काम ये करते हैं या जो लोग हमारे पास आते हैं, तो हम मान लीजिए जैसे दिल्ली दंगों के वो दौरान मैं अगर इस चीज़ को कोट वो करूं, तो काफ़ी दिक्कतें पेश आई कि वहाँ पर एक छोटे छोटे से इंसिडेंट्स को लेके लोग जाते थे, थाने में जा रहे हैं जहाँ पे उनको थाने से बेल मिल सकती है, या वो दूसरी जगहों पे वहाँ पर लीगल सपोर्ट ना मिल पाने की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें और वो दुश्वारियाँ होने लगी। हर प्रोफेशन में अच्छे बुरे हर किस्म के लोग ये रहते हैं। हमने वो देखा कि जहाँ तक पे एक तरफ अच्छे लोग मतलब अच्छा काम कर रहे थे, कुछ लोग इस चीज़ को एक्सप्लॉइट भी कर रहे थे। और हम जब थाने में या किसी दूसरी जगहों पर जाते हैं, किसी डिपार्टमेंट में, लोग हमारे को इस तरह बोलते थे कि वकील साहब आप चुप रहिए। एज एन एक्टिविस्ट हम लोग अपनी बात जिस तरीके से रखते थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ज़्यादातर जगहों पे सुनवाई हो जाती थी। लेकिन जब टेक्निकल साइड पे देखा गया कि भाई आप किसी के साथ कोर्ट में या कहीं पर थाने में पैरवी आप टेक्निकली नहीं कर सकते, या जहाँ पर आपको नोटिस भेजने हैं, चाहे वो किसी स्कूल को भेजना हो, किसी EWS एडमिशन के ताल्लुक से, या कहीं पर दूसरी जगहों पर भेजना है, तो आपके पास या आपकी टीम के किसी मेंबर के पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। वो एक बाकायदा लॉयर होना चाहिए जहाँ पे वो चीज़ों को एक्सरसाइज की जा सके। और लॉ की समझ सबसे बड़ी बात है, वो आपको लॉ की समझ भी होनी चाहिए। जी, जी, तो वो जो एक अनस्ट्रक्चर्ड वे में जो एक्टिविज्म वो चलता था, उसको एक लीगल मतलब आपने जब तालीम ली तो उससे आपके जहन और खुला और आपका काम ये करना और बेहतर हुआ। तो ये तो लॉ के हिसाब से रहा। सोशल सर्विस का जो आप बता रहे हैं, मास्टर इन सोशल सर्विस क्यों करी? सोशल वर्क हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से सोशल वर्क को एक एजुकेशनल साइड से जो उसका वो तरीक़ेकार करने का है, और ख़ास तौर से आजकल के ज़माने में जब बहुत सारे टेक्निकल कंप्लाइंसेस हैं हर एक चीज़ों को, तो मेरा ये मानना है कि अगर आप जिस प्रोफेशन में हो, अगर आप एक एकेडमिक कोर्स करके उस चीज़ों को ज़मीन पे करेंगे, तो आपका एकेडमिक प्लस प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज जब मिलती हैं तो आप ज़्यादा इम्पैक्टफुल और इफ़ेक्टिव वर्क में काम कर सकते हैं। बेशक। अच्छा सिद्दीकी साहब, आपकी बातों से मुझे एक सवाल और मेरे जहन में आया। जी। आपने कहा दिल्ली दंगों का जिक्र करा, लोगों से मिले होंगे, बात करी होगी, आपको इस बात का एहसास हुआ क्या कि अभी भी ख़ासकर अगर मैं बात करूं मुस्लिम कम्युनिटी की, जी। तो मुस्लिम कम्युनिटी में तालीमी मयार, मुस्लिम कम्युनिटी में अवेयरनेस, मुस्लिम कम्युनिटी में तैयारियां, मुस्लिम कम्युनिटी में जहनों में फ़िक्र, वो किस लेवल पे आपने देखी? देखिए ये क्या कहें, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहें या जो भी कुछ कहें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो आजकल जो देखने में आ रहा है, न सिर्फ मुस्लिम समाज बल्कि ज़्यादातर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़ जो हैं, ये बात हकीकत है कि जो पिछले डेटा गवर्नमेंट की तरफ से भी रिलीज़ किए गए, वहाँ पे तालीमी एतबार से जो मुसलमानों का जो मतलब फिगर्स जो आई हैं वो SC ST से में भी कम रहा है उनका एजुकेशन में। लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों में कई लोगों ने इसको एक तहरीक के तौर पे लिया है, और ये फ़िक्र एक पैदा हुई है समाज के हर तबके में कि हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है। तालीम, पेट हम भूखे रहेंगे लेकिन पेट काटेंगे, लेकिन बच्चों को एजुकेशन देंगे। तो एक ये नई फ़िक्र जो आई है ये बहुत बेहतर है, और इसके हमने बहुत ही अच्छे नताइज भी देखे हैं पिछले कुछ सालों में। जो भी फ़िगर्स आ रही हैं, हम देखते हैं कि न सिर्फ फैमिलीज़ बल्कि उनको फैमिलीज़ को अडॉप्ट करने वाले, बच्चों को मेंटर करने वाले, गाइड करने वाले भी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई इंडिविजुअल्स हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो AMP हो, खादिम इंसानियत फाउंडेशन हो, या दीगर और ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जो इस सिमत में काम ये कर रही हैं, और बच्चों को आगे बढ़ाने का एक वो है, एक जज्बा, चाहे वो कर्नाटका के लड़की के इंसिडेंट्स के बाद हो, एक जज्बा कौम में पैदा हुआ है कि हमारे को अपने और इंस्टीट्यूशंस खोलने हैं, हमारे को अपने और स्कूल्स खोलने हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा है। अब ज़रूरत इस बात की है कि जो इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, जो पुराने एकेडमिशियंस हैं, वाइस चांसलर हैं, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, या जो एजुकेशनिस्ट हैं,
वो इन सब चीज़ों में कोलैबोरेट करके लोगों की मदद करें। किसी के पास पैसा हो सकता है, ज़मीन हो सकती है, लेकिन उसको स्कूल खोलना चलाना नहीं आता। जिसको स्कूल खोलने के बारे में एक्सपर्टीज़ है, वो उसको मदद करे, वो उसको अप्रूवल और ग्रांट्स दिलवाए। जिसको स्कूल चलाने का एक्सपीरियंस है, चाहे वो प्रिंसिपल रहे, वाइस प्रिंसिपल रहे या गवर्नमेंट के दीगर जगह, तो उन लोगों की ये सब मिक्स, सबको आपस में एक चेन बना के, सब लोगों को आपस में कोलैबोरेट वो करके अगर मिल के काम ये करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में हम लोग बड़े हैरानकुन रिजल्ट दे सकते हैं और पूरी बेशक। कम्युनिटी को आने वाले 10-15 सालों में हम लोग बिल्कुल एक बदल सकते हैं। और ये फ़िक्र जो हुई है कम्युनिटी में, ये यकीनी तौर पे बहुत बहुत अहम रही और इसका हमें उम्मीद है कि आने वाले सालों में और बेहतर होगा। ये बात इस वक्त तालीम की चल रही है, तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, हर साल जो है स्कूलों में EWS कैटेगरी के लिए कुछ सीट्स निकाली जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। EWS कैटेगरी में अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, उसका तरीका क्या है, और उस बारे में अवेयरनेस किस हद तक लोगों के दरमियान है? देखिए, हम लोग ये RTE जब 2009 से आया, उसके बाद से वो लगातार इसमें काम कर रहे हैं और उसमें उस दौरान की मौजूदा ये सरकार का बहुत बड़ा रोल रहा कि उन्होंने RTE एक्ट को इम्प्लीमेंट करा। पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी जो भी प्राइवेट स्कूल है, उसको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 25% सीटें जो हैं वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को देनी पड़ती है। जी। और हर स्टेट वाइज रूल्स अलग हो सकते हैं, हर स्टेट वाइज क्राइटेरिया अलग है, लेकिन उसका अल्टीमेट पर्पज़ ये है कि 25% सीटें जो हैं वो आपको EWS सेक्शन के लोगों को देनी है और क्लास 8 तक की पढ़ाई जो है वो फ्री है। कुछ स्टेट्स में अलग अलग रूल्स हैं, जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें, वहाँ पे RTE के तहत 8 तक तो है, लेकिन जो स्कूल वो गवर्नमेंट लैंड्स पर चल रहे हैं, वहाँ पर +2 तक यानी कि 12 तक की भी पढ़ाई फ्री हमने वो देखा है कि बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, रूल्स रेगुलेशन जो हैं वो स्टेट टू स्टेट बदलते हैं। जो हो सकता है जो यूपी में अलग क्राइटेरिया हो इनकम का, दिल्ली में अलग हो। जैसे मैं अगर आपको दिल्ली की बात बताऊं तो 1 लाख रुपए सालाना इनकम जिसकी है, हावेवर इस पर भी एक केस हाई कोर्ट में है कि भाई आज के ज़माने में 1 लाख रुपए सालाना फैमिली इनकम जो है वो कोई मतलब इतना कम ये पैमाना है कि उसमें लोग का वो कवर नहीं हो सकते। तो यहाँ पर मैं आपके चैनल के ज़रिए से ये बताना चाहूँगा कि उस एडमिशन का प्रोसेस सब ऑनलाइन ही रहता है। तो ये जिम्मेदारी जो एजुकेटेड वो तबका है हमारा, उनकी बनती है कि हम अपने आसपास के इलाकों से बच्चों को आइडेंटिफाई करें जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, जो उस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, उनको उसमें एनरोलमेंट कराएं। एनरोलमेंट ऑनलाइन होता है, कोई फ़ीस नहीं होती, सिर्फ एक ऑनलाइन आप अपने मोबाइल से बच्चों को रजिस्टर करा सकते हैं। अगर ड्रॉ में नाम आएगा तो बच्चे की तालीम जो है वो आने वाले 8-10 साल के लिए फ्री हो जाएगी। यकीन मानिए ये उससे बेहतर है कि आप किसी बच्चे की पढ़ाई पे 50-60 हज़ार रुपये हर साल मेहनत करके लगाएं, ढूंढें। उससे बेहतर ये है कि आपने एक बार ये बच्चे का किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन वो करा दिया, तो उसके आने वाले 10-15 साल सिक्योर हो गए। उसके माँ बाप को ना उसको स्कूल की फ़ीस देनी है, ना उसके बुक्स दे की फ़िक्र करनी है, ना उसकी ड्रेस की, ना उसके स्कूल बैग की, सब गवर्नमेंट की तरफ से वो रीइंबर्स स्कूल को किया जाता है और वो स्कूल की जिम्मेदारी है। तो ये हम सब का फ़र्ज़ है। हम लोग जगह जगह पर जब भी ये ड्राइव चलती है, कैंप्स लगाते हैं, अवेयरनेस पैदा ये करते हैं। तो ये सिर्फ उन पेरेंट्स की मदद आप तभी कर सकते हैं जब आप थोड़े से एक्टिव होकर इन सब चीज़ों को आगे अवेयर करें। अच्छा, जैसे ये कोर्सेज़ अब हर इंसान जो है, ज़ाहिर सी बात है, तालीम की तरफ अब राग़िब हो रहा है हर इंसान। माँ बाप के दरमियान भी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आई है। तालीम होती थी, आला तालीम होती थी, लोग तालीम करते थे, PhD तक तालीम हासिल करते थे। मौजूदा वक्त के हिसाब से वो क्या ज़रूरतें हैं कि इंसान को किस तरह की अब तालीम हासिल करनी चाहिए, ख़ासकर अगर मैं बात करूँ रोज़गार को नज़र में रखते हुए? देखिए, क्योंकि हम लोग रोज़गार पे काफ़ी सालों से काम ये कर रहे हैं, ज़माना बदल गया है। अब AI और डिजिटल एज में हम लोग जी रहे हैं। जो कोर्सेज़ आज आप और हम पढ़ें, वो आने वाले 3 साल बाद उसका कोई फ़ायदा रह गया नहीं या नहीं रहेगा, वो हमें नहीं पता। तो समझदार वो है जो वक्त के साथ साथ चले। अगर आप मुझसे ये सवाल ये करेंगे कि एक सिंपल प्लेन ग्रेजुएट
या एक 10th क्लास का बच्चा जिसने स्किल ट्रेनिंग ली कहीं से 6-7 महीने, एक साल की, किसके पास जॉब और जो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तो 10th क्लास का बच्चा प्लस उसने अगर 1 साल के कहीं स्किल ट्रेनिंग ली, उसके पास नौकरी के मौके ज़्यादा होंगे बजाय इसके कि कोई सिंपल या प्लेन ग्रेजुएट हो। तो हमें मैं सभी लोगों को आपके इस चैनल के ज़रिए, चाहे वो स्टूडेंट्स हों चाहे पेरेंट्स हों, उनको बताना चाहूँगा, उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को 9th-10th में आने के बाद कुछ ना कुछ स्किल उनकी ज़रूर मतलब स्किल ट्रेनिंग के प्रोग्राम में ज़रूर उनको भेजें, या बच्चे का रुझान जिस तरफ है, चाहे वो आर्ट्स में है या रोबोटिक्स में है, या बच्चा जर्नलिज्म में जाना चाहता है या किसी भी शोबे में जाना चाहता है, तो उससे मिलती जुलती उसको स्किल को संवारने का उसको ये मौका दें। आजकल हमने देखा है प्राइवेट स्कूल्स में तो रहता है कि अलग अलग क्लब्स हैं, फोटोग्राफी क्लब्स हैं, कोई दूसरा वो क्लब है ना, तो जहाँ जहाँ बच्चे अपने आप अपनी स्किल को बेटर कर सकते हैं वहाँ पे उनको एक्सप्लोर कराना चाहिए। और आजकल जो है वो ट्रेंड और बदल रहा है, साइंस कॉमर्स, तो साइंस तो ये अपने आप में कई सालों से एक प्रिफर्ड और एक लोगों की वो रही, लेकिन अब हम ये भी ट्रेंड देख रहे हैं कि ह्यूमैनिटीज़ में भी कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो मेरा ज़ाती मशवरा ये है कि पेरेंट्स अपडेट रहें, या जो कम्युनिटी के ज़िम्मेदार लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी ज़िम्मेदारी है कि सेंसिटाइज वो करें पेरेंट्स को, स्टूडेंट को, करियर ये गाइडेंस प्रोग्राम वो करके, या दूसरे और तो वो तरीके से वो वक्त के साथ साथ जो कोर्सेज अवेलेबल हैं उनको बताते रहें। तो स्किल ट्रेनिंग मैं कहूँगा कि कुछ ना कुछ होना चाहिए कि मैंने ग्रेजुएशन करी, उसके अलावा क्या भाई, मैं ग्रेजुएट भी हूँ और मैं एक अच्छा सिंगर हूँ, मैंने इतने रॉक शो करे, मैं ग्रेजुएट हूँ लेकिन मुझे वेबसाइट बनाना आता है, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं रोबोटिक्स में ये कर सकता हूँ, या मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरी इतनी एग्जीबिशंस हुई है ना, तो वो एक स्किल सेट एक हमारे को अलग से ऐड करना होगा। और कुछ गवर्नमेंट ने इस सिमत में ज़बरदस्त काम किया है कि वो क्लास 11 से ही बच्चों को स्किल ट्रेनिंग और दूसरे प्रोग्राम में मतलब अपडेट कर रही है, ताकि कि बच्चे एम्प्लॉयमेंट के लिए और जॉब के लिए तैयार हों। मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि माँ बाप को इस बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि बच्चा स्कूल से तालीम हासिल कर रहा है तो 8वीं 9वीं क्लास से इस बात के लिए भी फिक्रमंद ज़रूर हो जाएं कि 10वीं के बाद से उनको स्किल से रिलेटेड, उनको कुछ सीखने से रिलेटेड भी कोई कोर्स कराना है। वो बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, वो किस फील्ड में जाना चाहता है, उससे उसके बारे में बात करें और जाने के वो क्या करना चाहता है। अच्छा फारूक साहब, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि आप सामाजिक कामों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कम्युनिटी के दरमियान लोगों की बहुत मदद कर रहे हैं, वक्त वक्त पे अपने कैंप अलग अलग जगहों पे लगाते हैं, अपने मेन बिजनेस को सरवाइव कराते हैं, उसको एक तरफ रख देते हैं उस वक्त के लिए और पूरी तरह से कम्युनिटी के लिए अपने आप को वक्फ कर देते हैं। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है या आपका जो ग्रुप है या ख़ासकर आप अपने उन कामों को कैटेगराइज कैसे करते हैं कि हमें इस सिमत में ये काम करने? देखिए बड़ा आसान है। हमारा जो हम लोग एक फैसिलिटेटर का काम ये करते हैं, कनेक्टिंग कर रहे हैं ना। अब कोई भी स्कीम आई, अब जैसे अब आपने EWS का जिक्र करा, दिल्ली में EWS के एडमिशन कल से शुरू हुए 30 मतलब अप्रैल से और 15 मई तक। तो हमारी टीम का जो दिल्ली की टीम है उसका पूरा फोकस ये है कि हम लोग इसमें कैसे स्टूडेंट को मैक्सिमाइज वो कराएं एडमिशन के लिए। इस तरीके से CUET का एग्ज़ाम है तो उस पर भी टीम पिछले कई महीनों से काम कर रही है। 4-5 वो दिन बाद नीट का एग्ज़ाम है, मतलब MBBS का। तो हमारी जो टीम्स हैं बच्चों को कोचिंग फ्री को वो कोचिंग कराना, वो हम AMP के ज़रिए बच्चों को फ्री कोचिंग करा रहे हैं। तो हर एक टाइमलाइन है, आप जो टाइमलाइन के हिसाब से हम लोग अपने आप को अलाइन करते रहते हैं और अपना काम वो चलता रहता है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छी बात यह है कि ये जो जितना भी कैलेंडर है ये पहले से वाजे रहता है, गवर्नमेंट की साइट से हो, कॉरपोरेट की साइट से हो, कि भाई ये CUET के यूनिवर्सिटी के फॉर्म अब आएंगे, जामिया के फॉर्म अब आने वाले हैं, AMU के फॉर्म अब आएंगे, ये डेट्स है, या किसी और यूनिवर्सिटी के हैं ना, पोस्ट ग्रेजुएशन के फॉर्म कब आएंगे, इंजीनियरिंग के कब आएंगे। तो हम बच्चों को उन फॉर्म भरवाने से लेके कोचिंग करना, कोचिंग के दौरान इवन अगर किसी बच्चे को रहने वगैरह की भी मान लीजिए जामिया में कोई बच्चा आ रहा है दिल्ली में
एडमिशन के लिए दूसरे शहर से, उसको रहने की भी दिक्कत है, तो उन बच्चों को रहने का भी किसी पार्टनर के ज़रिए इंतज़ामात वो कराना। तो कैलेंडर 365 दिन का 12 महीनों का हमारा ऑलरेडी प्लान्ड है और उसमें वो एक्टिविटी करते रहते हैं। उसके साथ साथ क्योंकि हम लोग डिजिटल ईरा में रह रहे हैं, हमारे कई व्हाट्सएप ग्रुप हैं, कई कम्युनिटी के ग्रुप हैं, जहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन आती है वो हम लोग इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। मेरी सबसे बस ये दरख्वास्त है कि हम अपना सोशल मीडिया पे टाइम इधर उधर रील्स देखने से बजाय अगर थोड़ा सा वक्त ये निकाल के अच्छी इन्फॉर्मेशन अगर आपको किसी भी अखबार में, सोशल वेबसाइट पे मिलती है जो तालीम और रोज़गार से मुताल्लिक है, उसको अपनी कम्युनिटी में ज़रूर शेयर करें, अपने ग्रुप्स वगैरह में ज़रूर शेयर करें। यू नेवर नो कि आपका एक मैसेज शेयर करा हुआ, आप दिल्ली में बैठा हुआ मैसेज चेन्नई कब पहुंच जाएगा, बिहार बंगाल कब पहुंच जाएगा। आपके एक मैसेज अगर किसी ज़रूरतमंद को पहुंच गया और उसने अप्लाई किया तो आपको मैं अगर बताऊं, कई मर्तबा ऐसा ये महसूस होता है कि कितने भी रिकग्निशन हमारे को मिले हो, चाहे भारत सरकार से हो, स्टेट की गवर्नमेंट से हो, लेकिन सबसे बड़ा वो रिकग्निशन मैं अपने आप मैं तब मानता हूं जब मेरे पास कोई यूपी, बिहार या किसी दूसरी जगह से कोई मैसेज या कॉल आता है कि सर आपकी टीम ने या आपने ये मैसेज शेयर किया था, मैंने इंटरव्यू दिया और मैं सेलेक्ट हो गया हूँ या हो गई हूँ, आपसे मिलने आना है, मिठाई खिलाना है या आपसे कम मुलाकात हो मतलब की जा सकती है। तो ये जितने भी अवार्ड आज तक मुझे गवर्नमेंट ने दिए हो, भारत सरकार ने, स्टेट किसी ने भी, मैं उसको सबसे बड़ा ऑनर मानता हूँ। और मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कहीं पे अखबार में या हमारी टीम ने वो रिसर्च करके वो डेटा शेयर करा और उसको स्प्रेड करा। तो एटलीस्ट ये काम जो है ना, ये तो हम लोग सभी लोग जितने भी आपके ऑडियंस हैं या जो देख रहे हैं, ये सभी कर सकते हैं कि कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले उसको शेयर करें। अवेयरनेस इज़ द की, अवेयर होंगे तो बच्चे मतलब उसमें फिर आगे की तरफ बढ़ा जा सकता है। मतलब कहा जाए कि छोटे लफ्ज़ों में आपका इशारा है कि नॉलेज ही पावर है, और नॉलेज अगर आपके पास है तो आप दुनिया पर फतेह हासिल कर सकते हैं। हज़रत अली का कौल है जी, हज़रत अली के पास एक साहबा आए, उन्होंने ये पूछा कि हज़रत दौलत बढ़ती है या इल्म? जी, तो हज़रत अली ने कहा इल्म। क्यों? कि इल्म जो है, दौलत जो है, आप जब उसको यूज़ करेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे, सर्विस करेंगे, कम होगी। इल्म जो है जितना आप उसको यूज़ और यूटिलाइज़ करेंगे बढ़ेगी। तो और दौलत को के लिए आपको उसका निगहबान बन के बैठना पड़ेगा। इल्म जो है, इल्म आपका निगहबान बनेगा, इल्म आपकी हिफाजत वो करेगा। तो ये नॉलेज जो है, एजुकेशन जो है, यही एक पावरफुल टूल है किसी भी वल्नरेबल कम्युनिटी के लिए। कभी भी किसी भी वो कम्युनिटी को परेशान या मतलब उसको कोई सबड्यूड होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर इल्म की पावर है, हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को देखा कि उन्होंने अपने इल्म की पावर से कम्युनिटी को, पूरे मुल्क को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया। इल्म अगर आपके पास है तो आप कोई भी जगह पर फतेह हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब, फ़ारूक सिद्दीकी साहब, आप हमारे इस शो में शामिल हुए और इतनी कीमती बातें हमारे नाजरीन तक आपने पहुंचाई। हमारी दुआ है आप ख़ुद भी, आपसे जुड़े जो लोग इन कामों में शामिल हैं वो भी, और आप लोगों को अल्लाह ताला खूब हिम्मत दे, खूब ताकत दे, जज्बा दे। इसी दुआ के साथ फ़िलहाल अपने दोस्त रियाज़ मलिक को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर से एक और नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।